हमारे इंडिया में सिर्फ 6% लोग ही टैक्स भर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 4% वाले तो मिडिल क्लास वाले हैं। वन टाइम विंडो दे दीजिए कि आप प्राइवेट लिमिटेड को वन टाइम कोई भी कंडीशन नहीं आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के थ्रू करे या न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू करे। तो आयुष्मान कार्ड 70 तक पहुंचने का मौका ही बहुत कम है लोगों को, तो उसका फायदा कहाँ से होगा। वो लोन बहुत इजी अवेलेबिलिटी हो जाए, इंटरेस्ट फ्री हो जाए या कोई सब्सिडाइज बहुत अच्छी रेट्स में मिले तो वुमेन के लिए बहुत इजी होगा कुछ भी स्टार्टअप करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और 1 फरवरी का आप सबको बेसब्री से इंतजार है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की तीसरी टर्म का ये पहला फुल बजट है और इसमें आम जनता के लिए क्या आ सकता है, क्या इच्छाएं रखनी चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ पूरे मुंबईकर जुड़ गए हैं, तो मुंबईकर से जानते हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सुरेश शास्त्री, जो रिटायर्ड इंटरनेशनल एम्पायर रह चुके हैं और रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रह चुके हैं। साथ ही हमारे साथ है कौशिक पंजवानी, जो डायरेक्टर हैं राम्या इम्पैक्स के, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। हमारे साथ है रुपल वसानी। रुपल जी, स्वागत है आपका। डायरेक्टर है राया इम्पैक्स की, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, एंटरप्रेन्योर है महिला होके। साथ ही कल्पना कोठारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो लायंस क्लब और जीतो जैसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, एक होम मेकर हैं और साथ ही अभी धीरे धीरे एक एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे चल पड़ी हैं। और हमारे साथ है मिस्टर पुनीत जैन, आपका भी स्वागत है, जो एक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बजट आ रहा है और सब 1 तारीख का जो बजट आएगा उससे सबको तो असर होगा, लेकिन हमारे खुद के पर्सनल घर के बजट में भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। पुनीत जी, मैं पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। द मैंगो पीपल, उनका जो आम जनता जिसे हम कहते हैं, उनका पहली अपेक्षा जो मैं समझ सकती हूँ वो है टैक्स। सबके इसमें होता है कि टैक्स कितना कटेगा, हमारा स्लैब कितना कम होगा। और जब से ये नया टैक्स स्लैब आया है या नया टैक्स रिजिम जिसको हम बोलते हैं, क्या कंफ्यूजन है? आपके क्लाइंट्स भी आपके पास ये क्वेरीज लेके आते हैं? ये जो न्यू टैक्स रिजीम जब से आया है, सो डेफिनेटली ऑल द क्लाइंट्स और ऑल द इन्वेस्टर्स और यू कैन से कि आम जनता, सबको ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि इस साल अभी जब रिटर्न फाइल करना है तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के थ्रू करे या न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू करे। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेना है कि मुझे ये बेनिफिट्स लेने हैं, मेडिक्लेम शो करना है, क्या शो करना है। wherein in new tax regime there are no exemptions, directly एक flat taxation है। So to avoid that confusions in terms of आम जनता के लिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि the public, पहले तो ऐसा है कि there are out of the population of 144 the only 6% are paying tax, and उसमें भी क्यों ये avoid करते हैं टैक्स, because the taxations are not that simplified। क्योंकि पहले होता है हम टैक्स बचाए कैसे, टैक्स बचाए कैसे, और ऊपर से फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो टू अवॉइड ऑल दैट हर्डल्स एंड टू अवॉइड दैट कॉम्प्लेक्सिटी, पब्लिक सोचता है मुझे वो उसमें पढ़ना ही नहीं है या मुझे मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो लेट्स अवॉइड दैट। सो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक एटलीस्ट एक टैक्स रिजाइम जो है वो उसको एकदम सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए। ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम, इस सबको खत्म करके एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना चाहिए सबके लिए। यूजुअली देखने जाए तो अब जो सरकार कर रही है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखने जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस न्यू टैक्स रिजिम में हुए, लेकिन ओल्ड टैक्स को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है, ना ही हाथ लगाना चाहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इस पर जरूर गौर करेंगे और उनके दिमाग में भी होगा ही कि कैसे, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखना रहा आगे क्या होता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि आम जनता के बाद जो जिसमें सबके फोकस रहती है, सीनियर सिटीजन। शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए हम देख रहे हैं, हमने देखा ओल्ड पेंशन स्कीम चली गई, लेकिन क्या आपकी क्या विश है इस बजट में, आपको क्या मिलना चाहिए? हमें तो जो मिलना चाहिए, सबसे पहले तो ये जो आयुष्मान कार्ड आया है, मैं चाहता हूँ ये जो 70 ईयर्स का है इसको कम से कम 60 तक ले आना चाहिए। जो कि पहले रिटायरमेंट एज थी, मेंस की जो थी 60 थी, विमेंस की 58 पे रेलवे कंसेशन भी मिलता था उनको। तो इसके बदले में अभी 70 की जो एज हो गई है, मतलब 60 के बाद, 60 के या 55 के आसपास लोग ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो आयुष्मान कार्ड 70 तक पहुंचने का मौका ही बहुत कम है लोगों को, तो उसका फ़ायदा कहाँ से होगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसकी जो उम्र है इसकी 60 करनी चाहिए मेंस के लिए, और लेडीज़ के लिए 58 करनी चाहिए। तो कह सकते हैं अगर रिटायरमेंट एज 60 है
तो उसके साथ ये आयुष्मान कार्ड में भी जो एज लिमिट है वो 60 तक आ जानी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, क्योंकि कौशिक जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बिजनेस से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। हम देख रहे हैं पिछले कई बजट में मेडिकल पे खास फोकस दिया गया है। हमने देखा बहुत सारे एम्स की घोषणा हुई, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, और आप खासकर हम देखने जाए जो मेडिकल डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनके मैन्युफैक्चरर हैं। तो आपकी क्या मांग है इससे? क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और डेफिनेटली इनसे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी मोदी जी भी मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ला रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारी एम्स वगैरह खुली है, तो उसमें ये लोग मेक इन इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हम लोग के जैसे मैन्युफैक्चरर है उनको काफ़ी काफ़ी एडवांटेज हो रहा है, और बिजनेस भी काफ़ी मतलब 10-12-15% से ईयर ऑन ईयर ग्रो भी हो रहा है। हम्म। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हेल्थ केयर पे ये गवर्नमेंट का खास फोकस है। आप बजटरी अलोकेशन भी देखेंगे तो एवरी ईयर हेल्थ केयर में बजटरी अलोकेशन है वो बढ़ रहा है। हम्म। और पहले क्या होता था कि जब भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से ऑर्डर्स आते थे तो जल्दी पेमेंट नहीं आती थी, मगर पिछले 8-10 साल में हम लोग भी चाहते कि गवर्नमेंट में जाए हम लोग के मटेरियल, और पेमेंट सिस्टम भी एकदम स्ट्रीमलाइन हो गई है। हम्म। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट का, और मैं इनके लिए मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट भी कहना चाहूँगा। तो इस बजट से आपकी क्या मांगे हैं? जैसे कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मैंने बताया मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लास्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक स्कीम लाई थी कि जिसमें आप आप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें काफ़ी सारे कंप्लायंसेस है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कि जो काफ़ी डिफिकल्ट है। और एलएलपी जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी तो गवर्नमेंट का एम यही था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो इतने कंप्लायंसेस है वो एलएलपी में न लगे। तो लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक स्कीम लाई थी जिसमें आपके पास अगर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप अगर जो इनको एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, मगर उनके साथ में उन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट राइडर्स भी रख दिए। जैसे कि टू नेम अ फ्यू मैं आपको एक दो बताऊं तो, कि अगर जो आपका टर्नओवर 60 लाख के नीचे है लास्ट 3 इयर्स में तो ही आप प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपका अगर जो एसेट 5 करोड़ के नीचे है तो ही आप प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरी मेन रिक्वेस्ट तो फाइनेंस मिनिस्टर जी से ये रहेगी कि आप वन टाइम विंडो दे दीजिए कि आप प्राइवेट लिमिटेड को वन टाइम कोई भी कंडीशन नहीं आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेरे जैसी काफ़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, और हम लोग कंप्लायंस पे ज़्यादा ध्यान देने से बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो जिसको हम वन विंडो क्लियरेंस कहते हैं, या ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में ना पढ़ के इजी बिजनेस को किया जाए, यही एक स्टेप आप बताएं। हाँ, ये अगर जो प्राइवेट लिमिटेड को अगर जो एलएलपी में करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कम हो जाएंगे, जो लीगल कंप्लायंसेस से काफ़ी कम हो जाएंगे, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी के करने के बाद हम लोग बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन पे। और एक चीज़ निशा जी, जो आपने अभी बोला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं इसमें थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहूँगा गवर्नमेंट को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सिर्फ पेपर पे ही दिख रहा है। जैसे कि अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने एक नई कंपनी खोली है और उसमें मुझे जीएसटी का नंबर लेना था। तो ऐसे वो लोग आपको बताते हैं कि फेसलेस है, मगर जरा भी फेसलेस नहीं है। इतनी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी नहीं है। आपको अगर जो नया बिजनेस शुरू करना है तो आपको बहुत डिफिकल्ट है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो बिजनेसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके, वो इजीली आगे बढ़ सके और अपना ग्रोथ कर सके। कल्पना जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहले आप एक होम मेकर हो, होम मेकर के साथ साथ आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की राह पे आगे चल रहे हो, लेकिन एज एन होम मेकर आपकी क्या अपेक्षा है? क्योंकि हम देख रहे हैं बजट में महिलाओं के लिए तो बहुत सारी घोषणाएं होती रहती हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, सबके लिए कर रही है, बट सिर्फ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के, फाइनेंस मिनिस्टर से, मोदी जी के गवर्नमेंट से, कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स के लिए, या जैसे अभी मैंने न्यूली, जैसे मेरा इंटरेस्ट जोन है इक्विटीज़ में या जो भी है, बट जो लोन अवेलेबिलिटी है तो वुमेन्स के लिए थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स, या फिर फ्री कर दीजिए।
जैसे अपन फार्मर्स को, स्टूडेंट्स के लिए जैसे इजी अवेलेबिलिटी होती है लोन की, वैसे वुमेन्स के लिए भी अगर ये चीज़ हो जाए तो जैसे हाउसवाइफ्स के लिए, या तो जो कम एजुकेटेड है, जैसे हम जो ऑफिसेज नहीं जा रही, जो घर से कुछ स्टार्टअप्स करना चाहती है, उसके लिए थोड़ा ईज हो जाएगा कि हम घर बैठ के भी कुछ स्टार्टअप कर सके। बिकॉज कुछ भी स्टार्टअप करना है तो फाइनेंस इज मस्ट। तो वो फाइनेंस के लिए जो लोन लेना है, वो लोन बहुत ईजी अवेलेबिलिटी हो जाए, इंटरेस्ट फ्री हो जाए, या कोई सब्सिडाइज बहुत अच्छी रेट्स में मिले, तो वुमेन के लिए बहुत ईजी होगा कुछ भी स्टार्टअप करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट कि ये वुमेन्स के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है हम सबके लिए। तो हम देख सकते हैं इस बजट से बहुत सारी अपेक्षाएं तो हैं और बिजनेसेस आगे बढ़ाने के लिए ये एक है। तो मैं रूपल के पास जाऊं इससे पहले वापस पुनीत मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लग रहा है कि सैलराइड पीपल को कहीं पे सेटबैक मिल रहा है इसलिए वो सोच रहे हैं बिजनेस ज्यादा अच्छा है सैलरी सैलराइड रहने के बजाय? नहीं, सो ऐसा नहीं है। द मेन प्रॉब्लम सैलरी का यही है कि आज की तारीख में जितने भी एग्जेम्पशंस बोल दो या जो भी है, तो सैलरीड पीपल को कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ देयर, यू कैन से द इनकम, द सैलरी व्हाट दे अर्न, इट्स मोर देन यू कैन। जो हायर टैक्स स्लैब में है आज की तारीख में, तो वो खाली बोलने के लिए 30% टैक्स ब्रैकेट है, इट इज अबव 40%। क्योंकि उनकी सैलरी तो कट होके ही आ उनकी जाती सैलरी है। कट होके ही आती हाँ। है, देयर इज नो नथिंग दैट दे कैन डू। और सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि भाई इतना हम आज कर रहे हैं और उसके बाद भी इतना हमारे हाथ में क्या आ रहा है, कुछ नहीं। विजा विज जो बिजनेस कर रहे हैं या जो भी है, तो बिजनेसेस के पास लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी शोन, एक्सपेंसेस टू बी शोन, डिफरेंट सेट ऑफ जो बिजनेसेस में ले सकते हैं, एंड टैक्स एडजस्ट जो भी मतलब गवर्नमेंट ने भी जो दे रखे हैं, मतलब बेसिकली डिडक्शंस या जो भी बेनिफिट्स। सो इन दैट मैनर डेफिनेटली सैलरीड पीपल इज सफरिंग एंड द बिजनेस पीपल आर डेफिनेटली एंजॉयिंग बेटर टैक्स। तो जब सैलरीड पर्सन की बात आती है या खर्चे की बात आती है ना, तो एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मेडिकल में लग जाता है। रूपल आप सहमत होंगी इससे? तो आजकल सब मेडिक्लेम की तरफ आगे झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप सहमत हैं अभी जो मेडिक्लेम पे जीएसटी लग रहा है, और आप भी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हैं, तो मेडिक्लेम के बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो मोदी जी ने इतना अच्छा सब कुछ हम सबके लिए किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक हमारे जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो हमारे लिए गलत कर दिया। गलत यानी कि जो हम लोग के अभी मेडिक्लेम, हम लोग इतने सारे काम करे, वी आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास, लाइक हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स हम मेडिकल जो मिडिल वाले वो ही भर रहे हैं। 4% टैक्स हम लोग दे रहे हैं कंपेयर टू द फॉर होल इंडिया। 6% खाली टोटल हमारे इंडिया में सिर्फ 6% लोग ही टैक्स भर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 4% वाले तो मिडिल क्लास वाले हैं। और हम जैसे लोग जो हमारी इतनी सारी क्लिनिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से जो रिवर्स आज सेम उन्होंने जो डाल दिया है, कैलकुलेशन करके दिया, अगर महीने का अगर मैं 7 लाख का रेंट भर रही हूँ, उसमें 1,40,000 तो मुझे ऐसे ही ज़्यादा भरने पड़ रहा है। तो जैसे हम लोग ग्रोथ करने की जगह हमको ज़्यादा टैक्स ही भरना पड़ रहा है, साथ में इतना सारा मेहनत करने के। वी आर प्लानिंग टू थिंक अबाउट अवर जो हमारा मेडिक्लेम भरते हैं, मेडिक्लेम में भी उन्होंने 18% जीएसटी डाल दिया, यानी कि हमें तो और पैसे ज़्यादा डालते ही रहना है, तो हम कैसे ऊपर चढ़ेंगे। और हमारी जो मेडिक्लेम है, आई एम फ्रॉम बिलोंग टू लाइक हमारा हियरिंग एड्स का है, हियरिंग एड्स में तो हमें कोई भी बेनिफिट्स नहीं है हमारी, ना तो गवर्नमेंट हमें कोई मेडिक्लेम हियरिंग एड्स वाले को देते हैं या ना कोई। मतलब आपका कहना है मेडिक्लेम पॉलिसी में हियरिंग एड्स शामिल नहीं है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कम अवेयरनेस है। हमारा जो रिलीजन है उसमें लोग सोचते हैं कि हम बोलेंगे हमें सुनने को नहीं आता, इट्स नॉट अ गुड साइन। एक वो सोशल स्टिग्मा हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोग हियरिंग एड पहनेंगे ही नहीं। वो अवेयरनेस के लिए हम कितना सारा कैंप करते हैं, उनका सब बताने के लिए कितने सारे हम कैंप्स अरेंज करते हैं, हम लोग फ्री चेकअप रखते हैं कि लोगों को और भी पता चले कि हियरिंग एड बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट उनको कोई देती ही नहीं बेनिफिट्स, क्योंकि आते तभी पता चलता है उतना सारा महंगा, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। इसलिए बहुत ही तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को हमारे मेडिक्लेम की पॉलिसी में हियरिंग एड तो डालना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीपल उसको यूज़ करें। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। तो ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचे, यही हम इच्छा रखेंगे, क्योंकि हो जाता है बहुत सारे तो जैसे हम कहते हैं कि डेंटल सर्जरी भी उसमें इंक्लूड नहीं होती, हाँ जी, उसको हाँ भी जी। कॉस्मेटिक सर्जरी माना जाता है, तो वो Yes. मेडिक्लेम में नहीं होता। लेकिन हियरिंग एड तो एक ऐसी है कि उसके बिना इट बिकम्स नेसेसरी। हियरिंग एड की बहुत ज़रूरत है सबको आजकल। वो बहुत अवेयरनेस कम है, जैसे एक ही लगता है वो कान में कुछ पहनना है, नो विल नॉट एबल टू। वो लोग चाहते हैं अच्छा इस ओल्ड एज में ना सुने तो भी अच्छा, दैट इज नॉट फैक्ट।
तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, मेडिकली आपको क्या लगता है, आपको और भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए शास्त्री सर? बिल्कुल मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कि 70 ईयर्स की जो एज रखी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये तो पहले कम करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सर्विस क्लास, जैसे कि जिसने ज़िंदगी भर सर्विस की है और जो भी पूंजी जमा की है, और उसके ऊपर भी फिर टैक्स लगता है रिटायरमेंट के बाद भी, हालांकि जिसकी कोई इनकम नहीं है उसके बाद भी हमको टैक्स भरना पड़ता है। प्लस देर इज नो मेडिकल फैसिलिटीज एट ऑल। तो जैसे सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं यहाँ पर एक तरह से, जो बाहर है। तो इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए, और एक बात कहूँगा सीनियर सिटीजन के लिए, कि जैसे रेलवे, अब रेलवे का बजट भी साथ में ही आ रहा है। सही बात है, पहले रेलवे बजट अलग आता था, लेकिन अब यूनियन लेकिन बजट साथ के में साथ आता ही है। हो जाता है। तो पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन मिलता था। मेंस को मिलता था 60 की एज पर, और लेडीज के लिए था 58 की एज पर। लेकिन कोरोना के बाद जो ये बंद हुआ है, उसके बाद शुरू हुआ ही नहीं है। तो ये बिल्कुल। तो हाँ, ये तो सही बात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल चल लेकिन रहा है। उनको कंसेशन भी चाहिए। और साथ में एक और इश्यू है सीनियर सिटीजन का, कि अभी अभी मेरा एक अनुभव हुआ है कि हमारे सोसाइटी से कुछ 15 लोग गए थे ट्रेन में एक साथ। आप मानेंगे नहीं, एंड दे वर ऑल अबव 75, और उनको सबको जो बर्थ मिली थी वो अपर बर्थ मिली थी। अब वो कहाँ से चढ़ेंगे ऊपर? तो इसके लिए भी कुछ रेलवे मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, जैसे कि जिनका पहले से अरेंजमेंट टिकट बुक हो गई है, बट दे आर 40 ईयर्स और 30 ईयर्स, दे शुड बी शिफ्टेड टू अपर बर्थ, एंड सीनियर सिटीजन इफ दे कम, दे शुड बी गिवन दैट बर्थ टू सीनियर सिटीजन। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी रेलवे मिनिस्टर जी से। तो सीनियर सिटीजन को खास कह सकते हैं, उनके लिए खास फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, ताकि वो आसानी से घूम सके। आसानी से घूम सके। तो सीनियर सिटीजन के बारे में तो जरूर फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना ही पड़ेगा कि आगे क्या इसके लिए बेनिफिट दे सके। लेकिन जब पहली तारीख को बजट आएगा ना, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो मार्केट देगा। मार्केट को बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या बदलाव आएंगे, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा के देना पड़ेगा, या एसटीटी में कुछ फर्क आएगा, आप क्या देखेंगे? So definitely the budget day is a big event for the market, equity market. जो बोलते हैं ना, मैक्सिमम उसमें उतार चढ़ाव उस दिन होता है, और उसका कारण ही ये होता है कि ये जो टैक्सेशंस में जो भी चेंजेस ये करते हैं, उसका मार्केट इंटरप्रिटेशन करने लग जाता है, बिहेवियर चालू हो जाता है पहले से करना, कि हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव, बिकॉज इस टैक्स का क्या रेसिप्रोकेशन हो सकता है on individual or in the income from the investor point of view. At the same time जो foreign institutional investors है, they are also कि भाई वो भी देखते हैं कि what's in, सब यही चाहेंगे कि भाई मुझे ये आफ्टर इन्वेस्टिंग इनटू द इमर्जिंग मार्केट्स, इनटू द इंडियन मार्केट्स, मुझे अगर टैक्सेशन के अंदर अगर ईज आउट नहीं मिलेगा, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इनटू द इक्विटी मार्केट्स? सो द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑलवेज फॉर द मार्केट इज गोइंग टू बी दैट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले नहीं था, बट ये लेकर आ गए थे, लेकर आए, ठीक है, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया, उसके बाद लास्ट बजट में उन्होंने उसको इंक्रीज करके 12.5 कर दिया। सो इवेंचुअली इफ गवर्नमेंट प्लान्स की इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, सो डेफिनेटली नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या होगा कि अगर उसके ऊपर भी टैक्सेशन हाई हो जाएंगे, तो नोबडी विल वांट टू स्टे इन्वेस्टेड, कोई बेनिफिट का अल्टीमेटली कुछ मिल ही नहीं रहा है अगर सब पे आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, दैट वाज आल्सो 15%, व्हिच इज नाउ इंक्रीज टू 20%, तो व्हिच इज आल्सो वेरी हाई। तो जैसे जैसे मार्केट इज डूइंग गुड, मार्केट बढ़ रहा है, उसके साथ में उसकी प्राइसिंग, द वॉल्यूम, एवरीथिंग इज, तो टैक्सेशन कंपोनेंट भी लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। और खाली इतना ही नहीं, ये टैक्स के ऊपर फिर देयर इज अ सरचार्ज। तो जैसे जैसे आपका ये स्लैब बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली आपका सरचार्ज भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज सरचार्ज इज अगेन ऑल्सो ऑन द स्लैब। तो इवेंचुअली आप देखने जाएंगे तो एक कॉमन मैन के लिए अगर उसके एक साइजेबल प्रॉफिट अगर हो रहा है मार्केट में से, तो ही इज पेइंग मोर देन 50% टैक्स। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने देखा पिछले सालों में जितने भी बदलाव आए बजट में, आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो वेल्थ एडवाइजरी फर्म है आपकी, आप सलाह देते हैं सबको, पहले सब लोग कहते हैं ना LIC पॉलिसी लेते थे, FD करते थे, अब सारे शिफ्ट होते जा रहे हैं इक्विटी के तरफ। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हम जो सेविंग करते थे वो हट के ट्रेडिंग में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि पहले
people were not much aware, or they were, you can say, little not much educated, और थोड़ा सा डर लगता था. Okay, but now over the period of time they've been seeing, they've been experiencing, and lot of thanks to the social media and all that awareness has been created कि भाई हाँ क्या benefits हो सकता है. ऐसा नहीं है कि equity market है मतलब it's a risky thing. From the investment point of view it is a very good thing. कौन किस नज़रिए से उसको देखना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जो एफडी आज की तारीख में जो एफडी में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू उनको आज कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि द टैक्स जो लग रहा है फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर, दैट इज अगेन इन मतलब सो हाई कि अल्टीमेटली आपके हाथ में बचता है 4% 5%, विच इज नेग्लिजिबल, विच इज नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन. ठीक है, तो हर आदमी ये सोचना चाहेगा कि आज अगर, एंड वैसे भी इन्फ्लेशन आपके और हमारे लिए इट्स नॉट that mere 7%, it is in double digit, 10% and 11%. So to maintain that standard of inflation we need to beat that inflation, तभी हम हमारा जो है स्टैंडर्ड को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे. तो उस स्टैंडर्ड को कंटिन्यू रख पाने के लिए प्रॉफिट अपने को जनरेट करना है, वो इक्विटी मार्केट से ही जनरेट होने वाला है. तो दैट्स द रीजन नाउ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम FDs to equities, and definitely there are good instruments in the equity market, not only buying and selling of the shares or speculation, जहाँ पे at the same time principal can be protected and equity market के जैसा अपने को रिटर्न्स मिल सकते हैं. मैं आपसे पूछना चाहूंगी शास्त्री सर, क्योंकि आपने तो पहला काल भी देखा है, मतलब पहली जनरेशन भी देखी है जब सिर्फ इन्वेस्टमेंट एफडी में होता था या सेविंग सर्टिफिकेट्स में होता था. आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और बजट के बाद आप कहाँ करेंगे? देखिए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है शुरू में एफडी में किया था. उस समय हमारी कंपनी 16% इंटरेस्ट देती थी. वो एक समय 16%, था. वो एक टाइम था. अब वो टाइम तो आएगा नहीं, बहुत ही मुश्किल है. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम रिटायरमेंट के बाद आ गए, तब हमने शेयर में इक्विटी मार्केट में डालना शुरू किया. बट ये डाला इसलिए था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था तब. लेकिन इसके बाद अभी 3 साल के अंदर, 1 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है. इसलिए ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है सीनियर सिटीजन को, मैं समझता हूँ. नहीं मतलब और सारे इन्वेस्टर को, ऐसी बात नहीं है खाली सीनियर सिटीजन को, तो सबको ही लगा है ये धक्का. तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अब जो ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज थी वो जी. सब निकलती जा रही हैं. बिल्कुल लोगों ये जो नए टैक्सेस आ रहे हैं या नए रूल्स जो आ रहे हैं उसकी वजह से जो सेविंग की तरफ लोगों का जो झुकाव था वो हट के पूरा ही इक्विटी की तरफ आ रहा है. बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. नई जनरेशन का तो बिल्कुल आ रहा है इसमें. वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस पर डालने के लिए. सही बात है. एक ट्रेंड कहते हैं ना, ट्रेंड शिफ्ट होता है यहाँ पे हमें दिख रहा है. और एक बात है, सीनियर सिटीजन, हाँ, जहाँ तक, हालांकि ये बजट का मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जब इलेक्शन आता है ना, तो वोटिंग जो होती है वो सीनियर सिटीजन की होती है. सबसे ज़्यादा वोट देने वही जाते हैं. सही कहा आपने. रुपल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक महिला हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं, व्यावसायिक हैं. आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपको क्या दिक्कतें आई, और आज इतने सालों में, मोदी साल के कार्यकाल में, क्या कोई फर्क आपको दिखा है? आप क्या कहना चाहेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर? स्टार्टिंग में किया था तभी तो थोड़ा थोड़ा इजी था, लेकिन जैसे जैसे द वे आई ग्रो अप, लाइक अभी मेरे पास करीबन 40 जन का मेरे पास स्टाफ है, ये 40-50 जन का स्टाफ रहता है. तो उन सबको संभालना, साथ में उनके लिए भी सब अलग अलग से स्कीम देना, जिसमें हमें बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का सपोर्ट. क्योंकि वो हमारे में से, वो उनका क्या होता है, वो सैलरी जब हम लोग उनको जब अपॉइंट करते हैं तभी हमको पूछते हैं कि हम आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि उनका आगे का फ्यूचर प्लान उसमें एडजस्ट हो जाता है. और अकॉर्डिंग टू अवर प्लान्स दे ऑलवेज हेल्प, दे वांट टू जॉइन अस कि आपके पास ये अच्छा स्कीम है. तो मैं गवर्नमेंट को यही चाहती हूँ कि बेचारे जो एम्प्लॉई है, जो उनकी बेसिक सैलरी में से उनका जो कट होता है, तो उनके हाथ में जो कम आता है उसमें थोड़ा कम कर दे, उसमें ऊपर से वापस थोड़ा टैक्स हटा दे, तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है. तो पुनीत जी, ये कह सकते हैं कि लोगों के पास हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं क्या? टैक्सेस टैक्स स्लैब में बदलाव करके लोगों के हाथ में पैसे देना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इक्विटी मार्केट्स में अब जो एफडी से कंपेयर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और या अच्छी स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई है, मगर अगर उसके अंदर अगर टैक्सेशन हायर ही रहा तो एंड यूज़र के हाथ में क्या बचेगा. So to increase that participation in the markets, to increase the interest of the public,
we should definitely reduce the taxation point of view, मतलब taxation लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको एटलीस्ट बढ़ाना तो नहीं चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज बीन डन बाय द इन्वेस्टर्स एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। डेफिनेटली। तो 1 तारीख को बजट तो आएगा, लेकिन कल्पना जी, आपके बजट में क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप चाहती हैं सरकार से इस बजट में? देखो बेसिकली 2-3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से एज अ हाउसवाइफ होनी चाहिए। एक तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी की जो जैसे सिलेंडर पे तो गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट देती है, बट आजकल हम सबके घर पर तो पाइपलाइंस है। सो पाइपलाइन पे कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो जो हमारे हाथ में जो बिल आता है वो तो डे बाय डे इंक्रीज होते ही जा रहा है। भले हम अडानी से टाटा में जाए या टाटा से अगेन कोई तीसरे में जाए, बट हमारा बिल तो वही का वही है। सो एक इसमें कुछ हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसमें अगर कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ बेनिफिट्स दे सकती है हम पब्लिक को, तो बहुत अच्छा है। दूसरी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी तो कम हो चुकी है, बट एज अ रेट्स तो वही की वही है। तो जैसे हम जैसे महिलाओं को गोल्ड का शौक भी होता है, तो हम लेने से पहले हमको अभी बहुत सोचना पड़ता है कि रेट्स इतनी हो गई, तो हमने सोचा इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई है तो रेट्स कम होगी तो हमारे घर आएगा गोल्ड, अच्छी सी ऑर्नामेंट्स आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी एक चीज़ है कि आप तो जानती हो महिलाओं को तैयार होना और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जरूर। सो मेकअप प्रोडक्ट्स पे 18% जीएसटी लगा रखी है। सो अगर मेकअप प्रोडक्ट्स पे 0% जीएसटी कर दे तो उससे बेटर तो कुछ नहीं। हम सब तो फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत ही फैन हो जाएंगे अगर मेकअप प्रोडक्ट को थोड़ा सा तो निर्मला जी, आप जरूर सुने इस बात को, और एक महिला की एक, एक दास्तां को बयां करती है, एक बात है। ये मैं सब महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो तो हम चाहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको भी जरूर कंसिडर करे। जब महिलाओं की बात हो रही पुनीत जी, हमने देखा था महिलाओं के लिए जुलाई वाले बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई, फर्स्ट टाइम होम बायर हो या इन्वेस्टर की तरह से हो, लेकिन सही में क्या महिलाएं इन्वेस्ट कर रही हैं मार्केट में या फिर घर खरीद रही हैं? क्योंकि आप तो सबके फाइनेंस देखते हैं, तो कितना झुकाव दिख रहा है रियल एस्टेट की तरफ भी? बिल्कुल, सो इसमें जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी कि फर्स्ट होम बायर एज अ वुमेन फर्स्ट होम बायर, सो डेफिनेटली एक आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट नॉट मेजर बट अ स्मॉल चंक हैज बिन शिफ्टिंग और स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग एंड रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस एंड दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन, मतलब जो भी अगर है कि भाई तो वुमेन्स के नाम पे या महिला के नाम पे अपना घर ले रहे हैं और उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। टैक्सेशन में डेफिनेटली जो बेनिफिट मिलता है, होम लोन के अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उसका जो अपने को रिबेट मिल जाता है, सो वो सब चीज़ को अगर आप समाप्त करते हैं, सो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कौशिक जी, क्योंकि एक हर बार एक कहते हैं ना, एक शिकायत होती है कि सैलराइड पर्सन ज्यादा टैक्स भरते हैं, बिजनेसमैन नहीं भरते। आप तो बिजनेसमैन हो, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग भी ऑनेस्टली टैक्स भरते हैं। और आप देखिए, एक जो सैलरीड आदमी होगा उसको एक रूटीन होता है, वो उनको फॉलो करना होता है कि आप 10 to 6:30 आप जाते हो और एंड ऑफ द मंथ आपको जब भी सैलरी आती है तो टैक्स कट के आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आप बिजनेसमैन का शेड्यूल देखो तो उनका कोई टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता है, इनकम कोई फिक्स नहीं होती है। जो सैलराइड पीपल जो होते हैं उनको अगर जो समझो 1 लाख की सैलरी है तो वो बिजनेस लॉस करे कि प्रॉफिट करे, उनको 1 लाख रुपया फर्स्ट को आना है। यहाँ बिजनेसमैन, अभी आप कोविड का टाइम देखें तो कोविड के टाइम पे 2-2 साल सब बिजनेसमैन ने अपने स्टाफ को घर पे बिठा के भी सैलरी दी है। तो मतलब हमको वो चीज़ भी देखनी चाहिए। हमको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि सिर्फ कि भाई सैलरी क्लास है वो उनका डायरेक्ट टैक्स करता है और बिजनेस, हाँ बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी होती है टैक्स बचाने की। और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होंगे, आई कैन से 10% 5% कि जिसके लिए बाकी के 95% लोग का नाम बदनाम होता है। मगर मैं 100% कह सकता हूँ कि 90 to 95% बिजनेसमैन सब डरते हैं गवर्नमेंट से और ऑनेस्टली टैक्स भरते हैं। तो मतलब जीएसटी की बात निकली है, तो वही पूछूंगी कि क्या जीएसटी में जो बदलाव अभी हुए हैं, आप उससे सहमत है या क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? जीएसटी में तो इतना रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं, मैं मेरे बिजनेस के मैं आपको 2 सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जीएसटी की समझो कि 2021 की एक नोटिस आती है आपको बिजनेस में, और हम लोग सब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपका ऑर्डर पास हो जाता है।
यानी ऑर्डर पास होता है उसका मतलब होता है कि आपका केस वो क्लोज हो गया और 1 साल के बाद वापस आपको नोटिस आती है। तो मुझे ये पता नहीं चलता कि जब जीएसटी आपका पूरा कंप्यूटराइज है, आपके पास पूरे डेटाज है, तो डुप्लीकेशन ऑफ नोटिस और स्क्रूटिनी, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सेम जो चीज़ एक बार हो चुकी है वही आपको रिपीट रिपीट नोटिस आती रहती है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ मैकेनिज्म सेट करना चाहिए कि एक बार नोटिस आ गई, ये चैप्टर क्लोज हो गया तो फिर वो क्लोज ही हो जाना चाहिए। रिपीटेडली सेम चीज़ के लिए टाइम बहुत वेस्ट होता है। रूपल जी, आप भी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, तो आप जीएसटी के बारे में आपका आपकी क्या राय है और आप सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से तो मैं यही चाहती हूँ, प्लीज़ ये जो जीएसटी का 18% वाला वो निकाल ही दो उसमें से। कितना सारा हम लोग को देना पड़ता है, हर इनकम के बाद उसमें रेंट पे जगह ली तो वापस उसमें 18% है, तुमने मेडिक्लेम किया तो वापस उसमें 18% है। और हमारे हियरिंग एंड में तो ऐसा होता है कि हमें जीएसटी से एग्जम्पशन मिलता ही नहीं है। हमें तो जब सामने वाला कोई लेता है तो जीएसटी फ्री करके ही देना पड़ता है, लेकिन हम जब परचेज करते हैं तो हमें तो जीएसटी देना ही देना है। तो हमें तो हमारे अकाउंट में तो सिर्फ जीएसटी देना है, सामने सेट ऑफ तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। सरकार से यही कहती हूँ कि हियरिंग एड्स के लिए तो एटलीस्ट ये थोड़ा स्टार्ट करे। और एज अ महिला एंटरप्रेन्योर आप क्या चाहेंगे इस बजट में? मैं तो यही चाहूँगी कि महिलाओं को जितना हो सके उतना सपोर्ट मिले। और हमें ये चंगुल लगता है जीएसटी का, क्योंकि हमने नहीं भरा तो भी मुश्किल है, वापस आ जाएंगे भाई तुम्हारा ये पेनल्टी है, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसमें से थोड़ा हमको बेनिफिट्स मिले। लेकिन पुनीत जी, आपको नहीं लगता जीएसटी आने से थोड़ा तो ईज हुआ है? जैसे पहले वैट होता था, दूसरे टैक्सेस होते थे, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है या थोड़ा अभी भी नहीं, प्रॉब्लम है? डेफिनेटली बहुत सिंप्लीफाइड हुआ है। जो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस, द सेल टैक्स, ओके, वैट लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, ऑक्ट्राय लगता था। सो ये सब चीज़ को इन्होंने सिंप्लीफाइड करके एक जीएसटी कर दिया है। सो उसके वजह से डेफिनेटली जो टैक्स है उसको एक बहुत स्ट्रेट मैनर में एंड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड, जो बोलते हैं ना, वो सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर उनके पास स्ट्रेट टैक्स कलेक्ट हो रहा है, रादर देन अलग अलग उसके हेड्स में डाल के उसके अलग अलग फिर रिटर्न्स भी फाइल करो या उसका पूरा फॉलोअप भी रखो। तो फिर बिजनेसमैन इतने परेशान क्यों है जीएसटी से? बिजनेसमैन परेशान नहीं है जीएसटी से। बिजनेसमैन ये है कि जो इन्होंने बेसिकली बोलते हैं ना, जो सुविधा देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ यानी सेट ऑफ या बेनिफिट्स या जो स्लैब्स है, बेसिकली वो स्लैब्स को ध्यान में रखना चाहिए सेक्टर वाइज कि भाई कौन से सेक्टर को कितना अलोकेट करना चाहिए, और अगर भर रहा है तो उसको भी सामने कुछ सेट ऑफ मिले या कुछ बेनिफिट्स मिले। तो बिजनेसमैन अल्टीमेटली ये चाहता है कि जीएसटी तो हम भर रहे हैं, बट वो भरने का उसको फायदा क्या, उसको आगे फायदा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल। तो दैट हर बिजनेसमैन की एक अर्ज है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाइड किया है, बहुत अच्छा काम किया, आपने सिंप्लीफाइड किया है, बट आगे इसका बेनिफिट्स भी तो पास ऑन करिए। तो अब 1 तारीख के बजट से पहले आपकी क्या इच्छा है फाइनेंस मिनिस्टर से? बस फाइनेंस मिनिस्टर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके टैक्स को सिंप्लीफाइड रखिए, और जो भी है इंडिविजुअल के लिए टैक्सेशन है उसको मतलब टैक्स स्लैब्स को चेंज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम पीपल पे द टैक्स एंड देयर इज मोर कलेक्शन टू द गवर्नमेंट इन दैट टर्म्स। और जो टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स जो पिछली जुलाई में हमने देखा जिसमें चेंजेस हुए हैं, और खास करके जो इंडेक्सेशन जो हटाया गया फिर वापस लाया गया, तो इसकी वजह से आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका क्या व्यू है, आप क्या बताएंगे? सो जो कैपिटल गेन टैक्स का जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ खास करके रियल एस्टेट की अगर बात करें, सो डेफिनेटली आज जो मेरी अगर 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 15 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 25 साल पुरानी प्रॉपर्टी, उसको मैं अगर बेच रहा हूँ तो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था, डेफिनेटली वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके इट वाज सेविंग दैट मनी है, उसके सामने मैं दूसरा और प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ। मगर आज अगर वो बेनिफिट निकल जाता है या वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं आगे उसके अंदर दूसरा इन्वेस्टमेंट नया अगर मुझे रियल एस्टेट में करना है या नई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा या मेरी लिमिटेशंस आ जाएगी उसके लिए। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर आप टैक्स कर रहे हैं तो वो टैक्स का कंपोनेंट शुड बी वेरी इजी, सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट बाय होवे, वो भी बूम हो, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पावे। बट अगर क्या है ना कि अगर टैक्स से का इस तरीके से अगर टैक्स बढ़ा देंगे या वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अमाउंट्स आर ह्यूज। खास करके अगर मुंबई की बात करें, जो जो पिछले पोस्ट कोविड में जो इंक्रीज हुआ है प्रॉपर्टी के रेट्स एवरीवेयर, सो आफ्टर दैट इंक्रीज और उसके ऊपर अगर कैपिटल गेन टैक्स इतना इतना रहा तो डेफिनेटली देन
इट विल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अपने को फिर आगे नया प्रॉपर्टी खरीदना है या कुछ भी करना है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के लिए और एज एन इन्वेस्टर और whoever it is and an Indian citizen. रूपल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आप जीएसटी भरते हो या हम सब जो टैक्स भरते हैं, आपको क्या लग रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? सही इस्तेमाल तो काफ़ी जगह हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, उसमें से क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट जो लोअर मिडिल क्लास के लिए अलग अलग सुविधाएं देते हैं, कभी कभी हमारे मिडिल क्लास जो फैमिली जो हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा मिल जाए। अभी गवर्नमेंट को इस टाइम तो मैं खास बताऊंगी, जो आरसीएम वाला है वो सिस्टम हमारे लिए तो चेंज कर रहा है, जो हम लोग अक्टूबर 24 में जिन्होंने नया निकाला रिवर्स मैकेनिज्म, प्लीज़ उसको चेंज करके हमें थोड़ा इजी ऑफ कर ले, मेरे लिए तो अभी वही इंपॉर्टेंट है। और जो लोअर मिडिल क्लास के लिए जितना कर रहे हैं, साथ में हमारे जैसे लोगों मिडिल क्लास के लिए भी थोड़ा छूट मिल जाए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तो टैक्स मिडिल क्लास वाले ही फैमिली भर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सुविधा ज़्यादा तो हम देंगे। देखेंगे अभी शास्त्री जी ने बात की आयुष्मान कार्ड। मैं आपसे जानना चाहूंगी पुनीत, क्योंकि आयुष्मान कार्ड हम देख रहे हैं 2 टायर 3 टायर सिटीज में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उनको फायदा भी हो रहा है, उसका मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन क्या मेट्रो सिटीज के लिए आयुष्मान कार्ड वाइबल है? मेट्रो सिटीज़ के लिए आयुष्मान कार्ड वायबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक तो आयुष्मान कार्ड के अंदर लिमिट दी है 5 लाख की, ओके। एंड मेट्रो सिटीज़ के अंदर अगर आप कोई भी अच्छी हॉस्पिटल्स देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए तो उनका डेफिनेटली जो मतलब हॉस्पिटल इटसेल्फ इतनी कॉस्टली है कि उसके मेडिकल सारे एक्सपेंसेस इतने कॉस्टली है। सो पहले तो ऐसा है कि आज मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो आयुष्मान कार्ड नन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एक्सेप्टिंग, मतलब उसका बेनिफिट देना ही नहीं चाहते हैं। तो वो जो पर्पस था, गवर्नमेंट अगर इसने आयुष्मान कार्ड निकाला है वो पर्पस था सीनियर सिटीजन को, तो वो बेनिफिट अगर मिल ही नहीं रहा है तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। तो मेट्रो सिटीज में तो बिल्कुल ही ये यूज नहीं हो पा रहा है। हमने एक्सपीरियंस किया है लेटली कि भाई मेरे अंकल को एंड ही सफर्ड एन हार्ट अटैक एंड वी हैड टू रश हिम टू द हॉस्पिटल एंड बिकॉज ऐसा था कि अंकल वाज रिटायर्ड, टोटली रिटायर्ड एंड इतना मेडिकल एक्सपेंसेस, ही कुड नॉट बेयर द मेडिकल एक्सपेंसेस, so we would admit him under the Ayushman benefit, but totally all the hospitals have denied accepting under the Ayushman benefits, और मतलब नहीं के बराबर मुंबई सिटीज में आयुष्मान के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मेडिकल फैसिलिटी, जैसे हम कहते हैं ना, एक सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी विदेश में है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक सीनियर सिटीजन के लिए भारत में है क्या? वैसी कोई मांग आपकी है? ये तो सबके लिए होनी चाहिए बेसिकली। सीनियर सिटीजन के लिए तो खास होनी चाहिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन जो दोज हु आर टोटली रिटायर्ड, दोज हु आर नॉट एक्टिव एट ऑल, दोज हु आर नॉट अर्निंग, खाली दे आर लिविंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बट देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, उनके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। और आप तो खेल से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, खेल के बारे में आप क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन करेंगे कि बजट में उसको उसमें प्रावधान दिया जाए? जहाँ तक खेल का सवाल है, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years, not 20, 25 years, in every sport, India has progressed like anything. There's no doubt about it. जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, मैं तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। मैं कहूँ कि इंडिया के जितने ग्राउंड्स हैं, छोटे से छोटे ग्राउंड, दे आर एज गुड एज एनी ऑफ द इंटरनेशनल ग्राउंड, एज गुड एज। मतलब छोटी भी जगह जाइए, वहाँ ग्राउंड की फैसिलिटीज, प्लेयरों की को जो फैसिलिटीज मिल रही है वो हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं थी। इसका दुख नहीं है मुझे, नहीं थी, लेकिन हम मेरे को बहुत खुशी है कि आज जो भी, दैट इज वन ऑफ द रीजन द स्पोर्ट्स इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इंडिया इज मेकिंग द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज मेकिंग नेम। तो मतलब ये बिना कहे भी ये फैसिलिटी बढ़ रही है, तो वो उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। कौशिक जी, आखिरी सवाल, क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस बजट से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन को 5% बिजनेसमैन खराब होते हैं, उसके लिए आप पूरी बिजनेस कम्युनिटी को आप वो नज़रे से नहीं देखें, क्योंकि हम लोग कभी भी जीएसटी या इनकम टैक्स में भी जाते हैं तो जो ऑफिसर जो हमारे साथ एक देखते हैं कि ये तो बिजनेसमैन है, तो उनका जो उनका जो नजरिया होता है कि इसने कुछ तो छुपाया होगा। तो वो 5% बिजनेसमैन जो होते हैं, जो नोटोरियस चीज करते हैं, उसके लिए आप बाकी का 95% बिजनेसमैन को पेनलाइज नहीं करें। 95% मैं चैलेंज से करता हूँ कि 95% ऑफ द बिजनेसमैन आर 100% ऑनेस्ट।
डेफिनेटली बिजनेस पर्सन को भी एक अच्छे नजरिए से देखा जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुंबई कस जुड़े, हर एक क्षेत्र से जुड़े और आपने हर एक की बात सुनी और समझी। आई विश प्रधानमंत्री मोदी साहब और साथ ही निर्मला सीतारामन जी के साथ पास भी ये सारी बातें पहुंचे और ये सारे विशेष पूरी हो, ऐसे ही अपेक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।